हेलो माय डियर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा एसिड बेसिस एंड सोल्ट का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 4। हम 4th लेक्चर में पहुंच चुके हैं। इससे पहले अगर आपने तीनों लेक्चर्स कंप्लीट नहीं देखे तो प्लीज़ आप जा करके सबसे पहले वो कंप्लीट कीजिए, उनके साथ अपने नोट्स को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्ट। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। ओके, तो जी जान लगा देनी है अच्छे ढंग से। कंप्लीट इस चैप्टर को हम करने वाले हैं। ये चैप्टर कंप्लीट यहाँ करने के बाद, ये नोट्स प्रिपेयर करने के बाद है ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका आंसर आप ना दे सकें इस चैप्टर के बिहाफ पर। ओके, समझ में आ रही है सब चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस चैप्टर को। उससे पहले आपके लिए एक अच्छी सी शायरी। क्या कि तू क्यों उदास है, क्यों निराश है, जब सपना तेरा खास है। तू क्यों उदास है, क्यों निराश है, जब सपना तेरा खास है। बेशक चाहे संघर्ष का रास्ता बड़ा है, तू कदम उठा आगे बढ़, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है। तो चलिए इसके साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, व्हाट आर सोल्ट। सोल्ट की बात करेंगे हम। ओके, आज बात करते हैं सोल्ट्स के बारे में। बहुत सिंपल सा वर्ड है सोल्ट, यानी नमक। आप इस वर्ड से पहले से भी परिचित होंगे। जैसे हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं, मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। क्या इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके हैं, इंडिकेटर्स, एसिड, उसके बाद बेसिस। ये जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जो 3 टॉपिक्स थे ये कंप्लीट कवर हुए। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो इस टॉपिक इस चैप्टर के अंदर रहने वाला है वो आज का है सोल्ट। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, इट इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट इज odorless, salty in taste and soluble in water. Its pH value is equal to 7। बिल्कुल इजी सी डेफिनेशन है। यानी एक सब्सटेंस है जो कि odorless होता है, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, नमक में से कोई स्मेल नहीं आती। ठीक है, एक सब्सटेंस है जो कि odorless है, उसके साथ सॉल्टी टेस्ट है यानी नमकीन होता है, और वो पानी में सोल्यूबल भी होता है। ओके, सोल्यूबल, अगर नमक को पानी में डाले ब्राइन बनेगा। आगे चल के भी एक डिस्कशन करेंगे ब्राइन क्या होता है। इट्स पीएच वैल्यू जो है ना वो 7 रहेगी। पीएच रेंज के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे बीच के अंदर। यहाँ पर जो है वो, यहाँ देखो इस तरफ 0 रहेगा, यहाँ पर 7 रहेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है 14 रहेगी। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, बेसिस बनता है, बेसिक नेचर हो जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर हो जाएगा, और बीच में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन रहेगा। उस न्यूट्रलिटी के अंदर ही ये लाई करता है। यानी 7 के ऊपर अगर बात करें तो उसको कहा जाता है, अगर किसी पीएच वैल्यू क्या 7 है तो वो सोल्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करते थे तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां से सोल्ट प्लस वाटर रिलीज होता था, सोल्ट प्लस वाटर। ओके, एग्जाम्पल NaOH, मैंने एक बेस लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवाई एक एसिड के साथ, तो यहाँ से क्या बना, NaCl प्लस H2O। ओके, जैसे सोडियम क्लोराइड ये बना है नमक। क्या है NaCl? एक कॉमन सॉल्ट होता है, नॉन एज टेबल सॉल्ट, घर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर आयोडीन युक्त नमक भी होता है, Na2I के साथ में भी साथ में होता है Na, जो आपने सुना होगा Na2I के साथ में। क्या है, सोडियम आयोडाइड की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं, कई बार टाटा नमक, देश का नमक, ऐसे कुछ बोलते हैं। एड के अंदर भी आपने देखा होगा। जैसे एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट के साथ, इट इज यूज्ड एज ए बाथ साल्ट, इसको बाथ साल्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए, अब क्या है पीएच ऑफ सोल्ट्स, यानी पीएच वैल्यू, जो हम पीछे जो है टॉपिक में पढ़ भी चुके थे। पीएच स्केल क्या है, पोटेंशियल ऑफ H यानी हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन वगैरह सब चीजें। उसके व्यापारी भाई सोल्ट है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइन होंगे तो सोल्ट बनाएंगे। इसका रिजल्टिंग द कंपाउंड विल हैव ए न्यूट्रल पीएच ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7। यानी मैं अगर स्ट्रॉन्ग ही एसिड लेता हूँ, स्ट्रॉन्ग ही बेस लेता हूँ, तब मुझे वहां पर सोल्ट यानी न्यूट्रल सॉल्यूशन ही मिलेगा। नीचे क्या रखा कि यदि मैं एक चीज उनमें से स्ट्रॉन्ग ले लूं, यानी इफ वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब कंबाइन होंगे तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारे को मिलेगा वो क्या है,
बेसिक नेचर का होगा जिसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा मिलेगी। तो सिंपल सी बात है ना, अगर एसिडिक सॉल्यूशन ज़्यादा है तो एसिडिक नेचर का होगा सॉल्ट, बेसिक सॉल्यूशन ज़्यादा है तो यानी स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक नेचर का होगा सॉल्यूशन। सिंपल है ये। तो कन्वर्जनली अगर इसका कहें वही बात होगी ना, अभी मैंने बताया वाइस वर्सा भी हम लिख सकते हैं। एक ऊपर जो ये स्टेटमेंट है इसके सामने हम वाइस वर्सा लिख दें ऐसे करके, वाइस वर्सा, इसका मतलब यही है ना। उसके बाद क्या है, द pH of a salt formed by a weak acid and a weak base cannot be predicted and must be determined through the pH test। यानी मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर जो है ना सॉल्ट के अंदर वीक एसिड और वीक बेस दोनों ही वीक ले लिए जाएं तो उस टाइम पर उसकी पीएच वैल्यू क्या हो सकती है वो प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। बताओ भाई, बहुत ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो जाएगी ना, वो कैसे पता लगाया जा सकता है? अभी वही बात हो गई है, थोड़ी सी प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती कि भाई स्ट्रॉन्ग वो क्या बनेगा, एसिडिक बनेगा, बेसिक बनेगा। जनरली सी बात करें, हालांकि बने तो नमक ही, ऐसी बात तो नहीं है, वो चीज़ है। अब क्या है, सम कॉमन साल्ट्स जैसे NaCl हो गया, और देखते हैं कॉमन साल्ट NaCl की बात करें, commonly known as sodium chloride has a molecular formula of NaCl and is a fundamental element of our diet। हमारे डाइट के अंदर जो आहार हम जो ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, उसका फंडामेंटल एक तरीके का एलिमेंट होता है। नमक तो डालते ही डालते हैं खाने के अंदर, वो बात है ये। इट सर्व्स एज ए फ्लेवर एनहेंसर, एनहेंस कर देता ना, फ्लेवर एक तरीके का आता है इसके अंदर। नमक नहीं डालने पता चल जाता कईयों को, तो बहुत ज़्यादा कोई थोड़ा सा ज़्यादा बोलता है नमक ज़्यादा है इसमें, नमक कम है, तो हम सब चीज़ें पता लगा लेते हैं कि भाई इसके अंदर नमक की कमी है या ज़्यादा नमक है इसके अंदर। मतलब फ्लेवर अपने टेस्ट को भी इसके अंदर इंक्रीमेंट करता है ये। एंड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है। मैनी फूड्स ऑफ द वी कंज्यूम, जैसे अचार वगैरह डालते हैं उसमें नमक डाल के रखते हैं, उसको बनाया जाता है तो ताकि वो प्रिजर्वेट हो सके, यानी प्रिजर्व रह सके, वो ज़्यादा दिनों तक, लंबे समय तक चल पाए। From sodium chloride it is possible to create 4 distinct compounds। यानी सोडियम क्लोराइड जो है ना NaCl है, NaCl ये अलग अलग 4 डिस्टिंक्ट कंपाउंड को क्रिएट करेगा पानी से। आगे जब एक रिएक्शन समझेंगे हमें अभी यहाँ पर क्लोर एल्काली प्रोसेस, उसमें देखते हैं कि कैसे 4 अलग अलग कंपाउंड्स को ये क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा सबसे फर्स्ट, क्या ये इसके अंदर से NaOH रिलीज हो सकता है? इसके अंदर से ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आगे भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोल रखा है। बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो CaOCl2, ये भी इस आगे डिस्कशन होगा इसका, इन सभी के बारे में। बेकिंग सोडा की बात करें तो NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो हैं आगे आने वाले हैं, इसको एक एक करके डिटेल में हम स्टडी कर लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी बताया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ओके। ये वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में क्या होगा, यहाँ से H हटा देंगे तो Na2CO3 इंटू 10H2O, हाइड्रेट यहाँ पर डिहाइड्रेटेड है, ओनली लिख देंगे Na2CO3 बस, इंटू 10H2O नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड की बात कर रहा है, ठीक है। ये सब के सब कंपाउंड जो हैं ये इस NaCl के अंदर से निकल करके आएंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब है फैमिली ऑफ सोल्ट्स। अब ये क्या चीज आ गई, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन कैटायंस और एनायंस, यानी उनके जो उसके ऊपर जो आयंस क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव आयंस जिसको हम एनायन कैटायन बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि जो सोल्ट है ना वो किस फैमिली का सोल्ट है। फैमिली कौन सी फैमिली, देखो जैसे मैं बात करता हूं NaCl की, NaCl है ना, 2 अलग अलग तरीके के आयंस क्रिएट करता है, यानी Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ओके। ऐसे ही करके अगर मैं कोई दूसरा कंपाउंड ले जैसे कि KCl, इसके अलावा और बताओ, जैसे देखो यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन के साथ देखो आप यहां पर क्या होगा, सॉरी K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यानी इन दोनों में क्या चीज कॉमन आपको दिखाई दी, Cl नेगेटिव। इट मीन से NaCl और KCl में अगर मैं एनायन की, देखो एक कैटायन है, इसमें एक कैटायन चार्ज है, एक के ऊपर एनायन है, नेगेटिव है, तो उसके भी आप पर अगर मैं बात करूं एनायन के चार्ज के भी आप पर, तो यहां पर क्लोरीन फैमिली का है, सोडियम फैमिली के सॉल्ट अलग अलग होंगे। जैसे भाई अभी मैंने NaCl बताया,
इसके अलावा कोई दूसरा हो जाए Na के साथ में Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। लेकिन इन दोनों के अंदर, इसमें और इसमें देखो ये कैसे अलग होंगे, यहाँ से Na, अब 2 है वो एक अलग बात हो, यहाँ पर तो 2 लगा देंगे, लेकिन इसके ऊपर चार्ज तो प्लस ही क्रिएट होगा। SO4 के ऊपर नेगेटिव होता है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव क्रिएट होता है, ठीक है, वो तो इसके सामने यहाँ पर 2 लग जाता है। यानी यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी Na पॉजिटिव, इसमें भी Na पॉजिटिव, यानी NaSO4, Na2SO4 और NaCl दोनों के दोनों किस फैमिली के सोल्ट हैं? सोडियम फैमिली के सोल्ट हैं, बिकॉज इसमें जो कैटायन चार्ज है वो दोनों में कॉमन क्या है? सोडियम है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई 2 एग्जांपल कैसे भी दे रखे हो तो वो पूछ ले कि आपसे किस फैमिली के सॉल्ट हैं, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है उसके अंदर। ओके, ये टॉपिक समझ में आ रहा है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसे बना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि NaCl 4 कंपाउंड हमारे को देने वाला है, उसकी बात करेंगे कैसे क्या वो 4 कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। नमक ले लिया, पानी के अंदर डिजोल्व किया और इस बीकर के अंदर डाल दिया, ये भी कर रहा, उसको बोलते हैं ब्राइन। ब्राइन बनेगा, वो क्या बनेगा? ब्राइन। यानी यहाँ पर NaCl को पानी के अंदर डाल दिया गया है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? आगे देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। एक जो रोड है ये जो डिप की गई है इस वाटर के अंदर, सोल्टी वाटर के अंदर, वो एनोड है, ये जो होगी ये वाली एनोड है, ये वाली जो है वो कैथोड है कंप्लीट। अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, यू नो, एनोड पॉजिटिव एंड कैथोड नेगेटिव। जैसे यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी तो एज यू नो डैट एनोड के ऊपर जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां से जो NaCl है वो स्प्लिट होगा और NaCl स्प्लिट होकर के 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। एम राइट? NaCl प्लस Cl नेगेटिव, यहाँ पर Na से पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव होगा। तो क्या होगा, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट जो है वो इसके एनोड के ऊपर जाके इकट्ठा होगा, इसके ऊपर होगा ना, इसके साथ इसकी तरफ अट्रैक्शन होगा उसका, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका नेगेटिव की तरफ अट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से थोड़े से अलग होने लग जाएंगे। यहाँ पर एक बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन अप्लाई की गई है अलग फिल्ट्रेशन के तौर पर। तो यहाँ से जो भी नेगेटिव आयंस हैं वो इधर आने लग जाएंगे और पॉजिटिव आयंस उधर आने लग जाएंगे। तो क्या सिर्फ ओनली NaCl डाल दिया था इसमें? नहीं, NaCl को मैंने पानी के अंदर भी तो डिजोल्व किया, यानी कि जो H2O है इसके साथ जो मिक्स किया गया है वो भी तो जाकर के H2 और O गैसेज में अलग होगा ना, O2 गैस में ये अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे हो जाएंगे? O2 गैस नहीं, यहाँ से O2 गैस रिलीज नहीं होगी, यहाँ से OH, सॉरी, यहाँ से OH आयंस रिलीज होगा और यहाँ से H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे, H पॉजिटिव आयंस रिलीज होंगे। समझ में आई बात? यानी Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो तो किसके ऊपर जाके डिपॉजिट होंगे? कैथोड के ऊपर, कैथोड की तरफ जाएंगे, और इस तरफ क्या रह जाएगा? Cl नेगेटिव और क्या? OH। अब ये कैसे जुड़ेंगे, किसके साथ, किस तरीके से, वो समझिएगा। वहां से तो Na हो गया बाहर। अब एक चीज है, जो OH नेगेटिव आयंस है ना वो इस तरफ की तरह अट्रैक्शन हो रहा था उसका, और Cl का भी इधर हो रहा था, क्लोरीन गैस। लेकिन क्लोरीन इसके साथ कैसे अटैच होगी? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी इसके साथ, दोनों नेगेटिव आयंस हैं। तो नेगेटिव होने के बावजूद ये तो अट्रैक्शन करेगी नहीं, तो Cl जो है क्लोरीन गैस O2 की Cl2 की फॉर्म में यहां से पास आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये तो गैस है ना। OH नेगेटिव आयंस होता है वो गैस नहीं है, आयंस ओनली। वो जाकर के इजिली किसके साथ अटैच हो जाएगा? Na के साथ। आपको पता है ना कि NaCl का जो बॉन्ड होता है वो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होता, लेकिन उसको वही इलेक्ट्रिसिटी से जबरदस्ती ब्रेक करवा दिया बेचारे को। तो ऐसा जबरदस्ती अगर इसको ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ पर फिर ये Na पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव के साथ जाकर के NaOH यहाँ से क्रिएट करेगा। NaOH का सॉल्यूशन जो है वो इस तरफ से जाने लग जाएगा, यहाँ से निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। NaOH सॉल्यूशन बाहर होगा, ये जो H2 गैस यहाँ पर अब बच गई है वो यहाँ से पास आउट हो जाएगी।
यानी इसके अंदर हमें Cl2 और H2 गैस मिल गई, दो तो गैसेज मिल गई हैं जो कि ये निकल रही हैं दोनों ऊपर, और वहां से NaOH मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अलग हो गया, गैसेज और बेस मिल गया। यहां पर जो Cl होता है Cl2, इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स के अंदर पानी को थोड़ा सा साफ करने में, पीवीसी वगैरह बनाने में, डिसइंफेक्टेंट्स और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पेस्टिसाइड्स बनाने में, जो खरपतवार नाशक होते हैं, ठीक है ना, पेस्टिसाइड वगैरह। उसके बाद H2 का पता भाई हाइड्रोजन गैस फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको, मार्गेरिन। उसके बाद में अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। अब ये क्या चीजें हैं भाई, अमोनिया NH3, अमोनियम क्या होता है NH4, और अमोनिया क्या होता है NH3। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया था फर्टिलाइजर्स में, वो तो अलग केमिकल्स हैं, वो आगे आने वाले कार्बन वाले चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। ब्राइन कंटेनिंग NaOH, साथ में नमक जो आ रहा है उसके साथ में NaOH जो है यहाँ से पास आउट हो रहा है, इसका इस्तेमाल किया जाता है डीग्रीसिंग मेटल्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स, यानी पेपर मेकिंग वाली फैक्ट्री के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। डिग्रीसिंग द मेटल्स, यानी मेटल्स के ऊपर ग्रीस वगैरह लगा होता है तो उसको साफ करने के लिए बिल्कुल अच्छे ढंग से इसका NaOH का इस्तेमाल होता है। भाई साबुन बनाने में भी तो इसका इस्तेमाल होता है ना, पेपर मेकिंग में भी, डिटर्जेंट में भी, और आर्टिफिशियल फाइबर जो बना रहे हैं हम उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देखिए इस मेथड को क्या कहा जाता है, इसमें से क्लोरीन गैस बाहर आ रही है, और एल्काली जो मेथड, देखो ये क्या चीज है, अब यहां से समझेंगे कि किसको क्लोर एल्काली मेथड क्यों कहा जाता है। देखिए, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, it डिकम्पोज होकर के यहां से क्या बनेगा, to form sodium hydroxide, the process is called chlor-alkali process। ध्यान रखिएगा, the process is called chlor-alkali process because of the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydroxide। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, क्लोर मीन्स क्लोरीन एंड एल्काली, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वहां से प्रोड्यूस हुआ उसको कहा जाता है, इसलिए इस मेथड को क्लोर एल्काली प्रोसेस कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, तो इसके आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। देखो रिएक्शन भी दिखा रखी है अभी, ये कंप्लीट मैंने दिखाया था, NaCl प्लस H2O, यहाँ से NaOH रिलीज होगा, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, और यहाँ से H2 गैस भी रिलीज होगी। तीन चीजें अलग अलग यहाँ से कंपाउंड हमारे को मिले हैं नमकीन पानी से। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ ए कॉमन सोल्ट NaCl इज कैरिड आउट, यहाँ से इस मतलब प्रोसेस में यूज किया गया सॉल्यूशन के रूप में NaCl, सिंपल सा नमक जिसको ब्राइन के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं पानी के अंदर, इसको डिसॉल्व करके, ये सब चीजें हैं। तो आई अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कंप्लीटली। अगर ये समझ आई ना तो जरूर से जरूर एक बार लाइक जरूर कर दो, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लीचिंग पाउडर क्या आ गया, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अभी अभी हमने वहां पर क्लोरीन गैस ऑब्टेन करी, तो वही तो अब देखो क्या होगा, वहां से तो हमने क्लोरीन गैस ऐड कर ली, अब हम लेकर के आए CaOH का होल ट्वाइस। ओके, CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। कैसे सर, कहां से लेके आए, अरे देखो ना, CaO क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम के अंदर जब आपने वाटर को डिसॉल्व किया था, इसके अंदर आपने वाटर को डिसॉल्व किया H2O को, तो वहां से हमें मिला नहीं था क्या, CaOH होल ट्वाइस मिला था ना, फर्स्ट चैप्टर में भी था ये तो, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहां से मिला, इसके अंदर हमने ना उससे चैप्टर में तो क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ इसने रिएक्शन कर ली थी भाई, ऐसे तरीके से सफेदी थी, दीवारों के ऊपर इसको पेंट कर दिया गया, ठीक है। जैसे इसको अप्लाई किया दीवारों के ऊपर, तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेता था। लेकिन यहाँ पर हम इसकी क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे जबरदस्ती, तो बोलेगा ये क्या चीज आ गई, उसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, यहाँ से ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है नाम से। ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl तो अलग हो जाएगा, फिर Cl ऐसे लिखेंगे, या फिर इसका सबसे बेस्ट जो तरीका है लिखने का ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे, अभी अभी मैंने बताया ना,
कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन गैस विद ड्राई स्लेक्ट-लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में मैंने रिएक्शन करवाई तो कैल्शियम यहाँ कंप्लीट रिएक्शन आपको दे भी रखी है, एज इट इज आपको नोट करनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे क्लोरीन गैस की और यहाँ से बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या और प्लस में H2 यहाँ से भी पानी के साथ ये इसमें डिजोल्व मिलेगा, हमारे को एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। इसका यूज क्या है भाई, बहुत ज्यादा है ब्लीचिंग का। तो ब्लीच देखो ध्यान से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर इट इज ए कॉमन ब्लीचिंग एजेंट है, यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, जैसे व्हाइटनिंग फैब्रिक। यानी देखो जब फैब्रिक जो बनाया जाता है, जैसे कॉटन की इंडस्ट्री हो गई या जो भी दूसरे वूल वगैरह की है, तो उसका जो कलर होता है ना उसको कंप्लीटली वॉश आउट करने के लिए, बिल्कुल व्हाइट उसको करने के लिए इस एजेंट का रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे ढंग से उसको व्हाइटनिंग दे देता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, भाई ऑक्सीडाइज कर देगा किसी चीज को। कैसे, इट्स फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। बहुत सारी प्रोसेस होती है वहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है ना कि ऑक्सीडेशन का रूप में उसका इस्तेमाल कर, भाई किसी चीज के साथ में मैच करके रिएक्शन करके और उसको ऑक्सीडाइज कर दे। डिसइंफेक्टेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो यूज्ड एंड डिसइंफेक्टेंट्स इन्फेक्टेंट्स एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस। बहुत अलग अलग जगहों पर इसको डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। भाई प्राइमरी यूज क्या है, इट्स मेन मोर मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन है इज एज ए ब्लीचिंग एजेंट। सबसे बात तो बड़ी यही है कि ब्लीचिंग एजेंट में, ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई कपड़ों के अंदर से देखो, कपड़ों को जब कलर करवा के लेके आ रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले इसको अंदर ब्लीचिंग पाउडर जो है उसके अंदर उसको डाल दिया जाता है और अच्छे ढंग से ना वो उसका पूरा का पूरा कलर सोख लेता है, अब्जॉर्व कर लेता है। वहाँ से उसका बिल्कुल कलर गया, अब दोबारा से उसका रिकलर कर दिया जाता है। तो ऐसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ आया होगा ब्लीचिंग पाउडर का। अब है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हाँ, जो जनरली घर में इस्तेमाल किया जाता है किचन में, जब हम छोले भटूरे बना रहे हो, कुछ और ऐसी चीज़ बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा डाला जाता है, सोडा डाला जाता है ताकि एसिडिटी ना हो हमारे पेट के अंदर, इस वजह से। तो देखते हैं ये कैसे बनता है, क्या चीज़ है। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3। केमिकल फॉर्मूला कंपोजिशन इसकी किस तरीके से बना है, सोडियम कार्बोनेट इज कंपोज ऑफ सोडियम कैटायन Na पॉजिटिव एंड ए बाइकार्बोनेट एनायन HCO3 नेगेटिव। इसके साथ यहाँ पर कम्बिनेशन हो रखा है, ये इसका कंपोजिशन है। स्लाइटली सोल्टी होता है, एल्केलाइन इसका टेस्ट होता है। रिसेंबलिंग सोडियम कार्बोनेट्स वॉशिंग सोडा इसका नाम किससे बना है, ये वॉशिंग सोडा से यहाँ से रिसेंबल किया गया है, रीअसेंबल किया गया है। देखिए ध्यान से किस तरीके से रिसेंबल किया गया है इसको। केमिकल रिएक्शन जो है, कैसे हुई इसकी केमिकल रिएक्शन, व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, कैसे हुआ है, देखो जैसे ये रिएक्शन दिखा रखी है, यहाँ पर क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या बना दिया, देखो केमिकल रिएक्शन, व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट अंडरगोज थर्मल डिकम्पोजिशन। उस टाइम पर तो थर्मल डिकम्पोजिशन होगी इसकी, जब इसको हीट किया जाएगा तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दौरान जब इसको हीट किया जा रहा है तो यहाँ से Na2CO3 इसके बाहर होगा, उसके साथ H2O के मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज हो रही ना, यही रीजन होता है कि वो जो स्पंजी टाइप में बन जाता है, बर्गर वगैरह और सब चीज़ें उनके अंदर, जैसे बताएं हम भाई ये गोलगप्पे बना रहे हैं तो वाटर बॉल्स, उसके लिए भी कई बार थोड़ा सा इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है ना। जैसे छोले भटूरे में छोले फूलते क्यों हैं और ब्रेड वगैरह को स्पंजी क्यों बनाया जाता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही ना, उसको स्पंजी बना देती है निकलते वक्त। यूज क्या है इसका, स्टोमक एसिड न्यूट्रलाइजेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रलाइजर। इट कैन बी लोअर द लेवल ऑफ एसिडिटी इन द स्टोमक एंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। आई बस हम एंटी एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भाई एसिडिटी हो जाती है तो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, हम तो डायरेक्ट इनो लेते हैं, इनो में भी तो इसी तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। स्टोमक डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डाइजेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो रखी है, उन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए वाटर सॉफ्टनर के इस्तेमाल किया जाता है। भाई पानी अगर मान लो हार्ड वाटर आ रखा है तो उसको सॉफ्ट वाटर करने के लिए, अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर क्या होता है, अरे खारा पानी ऐसा कुछ पानी बोलते हैं जिसको हम आ जाए और कपड़े उसमें धुल नहीं रहे हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेकिंग सोडा इज एम्प्लॉयड एज ए वाटर सॉफ्टनर ड्यूरिंग द वॉशिंग प्रोसेस। वॉशिंग प्रोसेस के दौरान भी इसका इस्तेमाल अच्छे से किया जाता है। ओके, आगे देखिए। अभी बात हमने करी वॉशिंग सोडा की, किस तरीके से उसके अंदर से ये रिसेंबल किया गया था। जैसे क्या है इसका फॉर्मूला Na2CO3, उसमें से अभी निकाला गया था ये
तो क्या होगा Na2CO3 एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर तो ये होगा, क्योंकि एनहाइड्रेशन फॉर्म के अंदर ही निकला, उसके अंदर से तो क्या था NaHCO3 को जब हीट किया गया था तो Na2CO3 वहां से फाइंड आउट हुआ था। लेकिन इसके साथ में 10H2O भी ऐड कर दिया जाए, 10H2O ऐड कर दिया जाए, तभी हमारे पास में कंप्लीट हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेगा। ये रहा Na2CO3 इंटू में 10H2O, 10 वाटर मोलिक्यूल्स इसके साथ फॉर्म होंगे तो क्या बनेगा हाइड्रेटेड, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी वॉशिंग सोडा बनेगा। प्रोडक्शन क्या है, वॉशिंग सोडा कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, NaCl इसके अंदर से ही निकाला जाएगा। किस तरीके से, बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 which then undergoes recrystallization to yield the hydrated form of Na2CO3 into 10H2O। इसको फिर बाद में फाइंड आउट किया जाता है। देखो कैसे है, क्या है, N2CO3 है हमारे पास। देखो पहले तो सोडियम, ये क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इस्तेमाल किया गया, यानी NaHCO3 का इस्तेमाल किया गया। इसको क्या किया गया, हीट किया गया। हीट करने से हमें ये मिल गया। इसको अब पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से 10 मोलिक्यूल्स के साथ अटैच होकर के यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म में मुझे मिलेगा क्या, Na2CO3 इंटू 10H2O। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लाइक सोडियम कार्बोनेट्स वॉशिंग सोडा इज ए बेसिक सॉल्ट विद एल्केलाइन प्रोसेस प्रॉपर्टीज, इट इज टाइपिकली फाउंड इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, या हाइड्रेटेड फॉर्म में ही जनरली तौर पर पाया भी जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लंबा चैप्टर रहा हमारा और मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ तक हम 4th लेक्चर तक भी पहुँच रहे हैं। वॉशिंग सोडा, देखिए वही बात फिर से, Na2CO3 सब के बारे में आपको बिल्कुल इजीली वही यूजेज दे रखे हैं। ग्लास, सोप से पेपर इंडस्ट्री वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। pH एडजस्टिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कंपाउंड, एक बहुत जनरल चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कॉपी के अंदर जरूर लिख लो। बहुत सिंपल सी सब बातें इसके अंदर लिख रखी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब वाटर क्रिस्टलाइजेशन देखते हैं। ये क्रिस्टलाइजेशन क्या प्रोसेस आगे देखो ध्यान से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ जाता है। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। किसी फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट के अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ना वाटर के, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4 क्या होता है भाई, कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर सॉल्ट यानी कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O इसके अंदर है। इसको जब हीट किया गया तो डीक्रिस्टलाइज किया जा रहा है, पहले क्रिस्टल की फॉर्म में है, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। बहुत बार मैं इसका तो जिक्र क्लास में भी बहुत बार किया बच्चों के साथ। क्या ले, कॉपर सल्फेट जिसको ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, हिंदी में नीला होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लू कलर का होता है ये। तो जब ये ब्लू क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा कॉपर सल्फेट, इसको जब हीट किया जाएगा तो ये थोड़ा सा व्हाइट कलर का पाउडर की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ से बनेगा कॉपर का व्हाइट पाउडर, लिक्विड का व्हाइट पाउडर, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O इसका बाहर रिलीज हो जाएगा। दोबारा से इसके अंदर पानी की बूंद डालते ही वापिस से वही कलर हो जाएगा इसका। ये सब चीजें हैं, ये हो गया। जब दोबारा से इसके अंदर ऐड किया गया तो इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइज। तो कॉपर सल्फेट इंटू 10H2O यहाँ से ये दोबारा जुड़ जाता है। 5H2O है तो इसमें 5H2O 10H2O इस तरीके से बोला जा रहा है। 5H2O थे उसको अलग हटा दिया गया और दोबारा से ऐड करने पर देखो थोड़ा सा में भी मिस्टेक हो रखा है, यहाँ पर 5H2O ही आएगा, इस जगह पर 5H2O ही लिखना। ठीक है, अब आगे देखो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट डेफिनेशन आप पढ़ भी चुके हो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, सर्टेन सॉल्ट कैन बी कंबाइंड विद ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर नोन एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू फॉर्म क्रिस्टल्स। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर है क्रिस्टलाइजेशन की, अगर ओनली क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन की बात करें, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड सब्सटेंस इज फॉर्म्ड with atoms or molecules arranged in a strong structure is called a crystal। यानी क्रिस्टल कब बनता है, वही बात है ना कि वहां पर एक सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, एक प्रोसेस के दौरान सॉलिड सब्सटेंस हमें मिला है। ठीक है, एटम्स मॉलिक्यूल्स जो थे उसको अरेंज करने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना है, उसको हम क्रिस्टल बोलते हैं। फॉर्मेशन कैसे हुई है, क्रिस्टल कैन बी फॉर्म्ड थ्रू वेरियस प्रोसेस, जैसे इंक्लूड है उसके अंदर प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, PPT बनती है बहुत सारी रिएक्शंस के अंदर, फॉर्म है सॉल्यूशन, फ्रीजिंग के दौरान भी बनता है, डायरेक्ट डिपोजिशन होता है किसी गैस का तब बनते हैं। एग्जांपल के लिए टेबल सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड, उसके क्रिस्टल्स होते हैं, यानी कि आज सोडियम क्लोराइड फॉर्म सॉल्ट क्रिस्टल्स। शुगर क्या है, सुक्रोज, C6H12O6 तो ग्लूकोज हो गया, और C6H12 था ना वो, अब C6 की जगह हम लिख देंगे, सॉरी
12 H22 और O12, ये फॉर्मूला होगा ऐसे करके, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ठीक है, ये फॉर्म ही होते हैं अलग ही ग्लूकोज के, बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। सुक्रोज क्या है ना, क्रिस्टलाइज क्या होगा, ये सुक्रोज भी है, क्रिस्टलाइज हो सकता है, जो शुगर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपने देखे हैं। स्नोफ्लैक्स आर एग्जांपल ऑफ नेचुरली अकरिंग आइस क्रिस्टल्स। भाई वो जब जैसे इसमें फ्रिज में देखा होगा आपने, थोड़ी सी ठंडी होती है, जब उसकी जो सरफेस अंदर वाली, उस सरफेस को आप हाथ से देखोगे तो छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स होंगे, वहाँ पर हमने पानी थोड़ी डाला होगा, अपने आप ही क्रिस्टल्स के फॉर्म में बन रहे हैं, वो आइस क्रिस्टल्स होते हैं। जेमस्टोन्स प्रिसाइज एंड सेमी प्रिसाइज, जेमस्टोन लाइक डायमंड हो गया, डायमंड, एंड क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कशन करेंगे, लंबी हो जाएगी वीडियो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आर कंसिडर्ड क्रिस्टल्स ड्यू टू देयर वेल डिफाइंड इंटरनल, थोड़ा सा इतना बता सकते हैं कि क्वार्ट्ज का इस्तेमाल घड़ियों के अंदर किया जाता है, उसके अंदर कुछ फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करने के लिए। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, सिंपल सी डेफिनेशन, जेमस्टोन वगैरह इन सभी के अंदर क्या है, ये क्रिस्टल्स की फॉर्म लेते हैं, ठीक है। अब है लास्ट हमारा फाइनल है, वीडियो बीच में स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर हमारा चल रहा है लास्ट के एंड पॉइंट पर। अगर आपने यहाँ तक इस चैप्टर को देख लिया ना, पक्का फिर आपका 100% इन सभी वीडियोज़ के अंदर आपका फुल इंटरेस्ट है। और अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आपने नहीं किया तो। कर रखा है देन इग्नोर दिस स्टेटमेंट। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट लेंगे यहाँ पर हम, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम को क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेटेड के फॉर्म में, यानी ये लिख रखा CaSO4 into 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के होंगे इसमें, थ्रू ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के अंदर जब इसको जब हीट किया जाता है तब हमारे को वहां से मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये होगा क्या क्या है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं घरों में भी, POP का, छतों के ऊपर POP इस्तेमाल करते हैं, दीवारों के ऊपर भी आपको दिखाई दे जाएगा। When gypsum is heated to 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को जब गर्म किया जाएगा यानी 373 केल्विन पर, इट अंडरगोज ए रिएक्शन टू यील्ड कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O एंड 3/2 H2O, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है ना वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वेयर 2 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी सबसे पहले तो क्या है, जिप्सम का जो फॉर्मूला होगा ना वो क्या होगा, CaSO4 इनटू में 2H2O, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर जिप्सम का। जब जिप्सम को गर्म किया जाएगा तो यहाँ से जो 3/2 मॉलिक्यूल्स जब बाहर निकाल दिए जाए तो वहाँ से CaSO4 इनटू में हाफ H2O का जो मॉलिक्यूल बने मिलके रहेगा यहाँ पर, ये हमारे पास में निकल के आएगा, तो POP का फॉर्मूला होगा कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, और इसको है कैल्शियम सल्फेट यहाँ पर 2H2O इसको कहा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसका इस्तेमाल देखना आप तब समझ जाओगे। दीवारों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता है, वॉल्स के ऊपर इस तरीके से ये दिखाया गया है। यूज मेडिकल कास्टिंग के अंदर, भाई जब किसी की हड्डी टूट जाए, बाइक तेज चला रहे हो आप, तो वही बात है, लड़कियां स्कूटी चला रही है पर वो भी पैरों से रोक रही है, तो वही बात है ना कि वो तो आगे जा करके दिक्कत होने वाली है। अब अगर मान लो इस तरीके से ये जो पट्टी कर रखी है तो हाथ इधर उधर बैंड ना हो जाए, उसको बिल्कुल स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए 2-4 दिन 5 दिन या 1 महीने तक भी कई बार अगर ज़्यादा इंजरी हो रखी है तो उसको स्टेबल पोजीशन में रखने के लिए सीमेंट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है POP, यानी जिप्सम में इसमें इस्तेमाल में लेके आ जाता है। मेडिकल कास्टिंग, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉमनली यूज्ड इन ऑर्थोपेडिक मेडिसिन टू क्रिएट ए कास्ट फॉर ब्रोकन बोन्स, हड्डी वगैरह टूटी हो ना आप उसको कास्टिंग करने के लिए। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर इट फॉर्म ए पेस्ट दैट कैन बी मोल्डेड अराउंड द इंजरी एरिया एंड हार्डन इनटू ए सुपोर्टिव कास्ट एज इट ड्राई, जैसे ही सूखता है। और एक और बात है इसकी, मैंने भी इसका यूज किया कई बार दरार आ रखी थी दीवारों के अंदर, तो वहाँ इसको फिलअप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, जैसे हम इसके अंदर पानी डालते हैं, पाउडर की फॉर्म में होता है पहले, जैसे ही पानी डालेंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी करके गाढ़ा हो जाएगा, और जैसे ही
लगाते लगाते भी अगर उसको लगातार हम इस तरीके से राउंड अप ना करते रहें तो जब ये ड्राई हो जाता है और ड्राई होकर के बिल्कुल हार्ड सॉफ्ट बन जाता है, ये सीमेंट की तरह स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। ठीक है, इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये स्कल्पटिंग एंड आर्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। भाई मूर्तियां वगैरह हैं उसको ढालने में, उसकी ढलाई के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ए पॉपुलर मटेरियल है जो कि स्कल्पटिंग एंड आर्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मॉडलिटी एंड ए क्विक ड्राइनेस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से जल्दी जल्दी सूख भी जाता है, अच्छे से इसकी मूर्तियां तैयार की जा सकती हैं। बहुत सारे आप मेले में से जाकर के भी बहुत सारी मूर्तियां लेकर के आए होंगे, कभी बाजार से जाकर मूर्तियां लेके आए होंगे। उन मूर्तियों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। और आगे भी इस तरीके से होम डेकोरेशंस के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वॉल डेकोरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके जो पत्थर है उनके अंदर ये ढांचे बनाने, उन सभी चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल में लेके इसको आया जाता है। ये सारी की सारी जो चीज़ें इसके अंदर लिख रखा है। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर है वो आज कंप्लीट हुआ। और आपने अगर यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, तो वो शायरी आप सब बच्चों के लिए थी। अगर किसी बच्चे ने इसको यहां तक देखा तो आज हमारा एक एसिड बेसिस एंड सोल्ट का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 4 लेक्चर कंप्लीट। आज यहां तक अगर आपने सभी ने देख करके इस वीडियो को हमें भी सपोर्ट किया तो आपको हम पीछे नहीं रहने देंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।